नमस्कार। मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। मैट्रिक्स नीट डिवीजन ये प्रयास कर रहा है कि शेखावाटी से कुछ अच्छे डॉक्टर्स बनाए जाएं। शेखावाटी के गांव ढाणी में फैले हुए बैठे हुए बच्चों को उनके सपनों को पूरा करने के लिए हमारा भी एक सहयोग बन सके, इस प्रयास के रूप में एक मजबूत टीम के साथ मैट्रिक्स नीट डिवीजन काम कर रहा है। आज हमारे साथ में है डॉक्टर अभिनव बधानिया, जिनके कंधों पर मैट्रिक्स नीट डिवीजन में जूलॉजी की जिम्मेदारी है। डॉक्टर साहब से बात करेंगे और ये पूछेंगे भी कि डॉक्टर होने के बावजूद भी मास्टर कैसे बने, यानी डॉक्टर बनकर के उसको पेशे के रूप में ना चुन करके शिक्षण को अपना पेशा चुनना, टीचिंग को अपने पेशे के रूप में चुनना और फिर आगे बढ़ना अपने अनुभवों को लेकर के। डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर मेरा पहला सवाल यही रहेगा कि सामान्यतः डॉक्टर बनने के बाद में तो हम प्रैक्टिस करते हैं, लेकिन आपने टीचिंग को चुना, कैसे, क्या कारण रहा, क्या यात्रा रही सर? धन्यवाद विष्णु जी, और हमारे सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। तो देखिए, जैसा विष्णु जी ने बताया, मेरा नाम डॉक्टर अभिनव बधानिया है और मुझे जूलॉजी में टोटल 9 साल का अनुभव है। और इस दौरान मैंने दिल्ली और जयपुर के प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट्स में अपनी सेवाएं दी हैं। और इस दौरान हमारे पढ़ाए गए जो स्टूडेंट्स हैं वो देश के प्रतिष्ठित संस्थानों जैसे एम्स दिल्ली, मौलाना आज़ाद कॉलेज, और इसके अलावा राजस्थान में बात करें तो एसएमएस मेडिकल कॉलेज में अपना ग्रेजुएशन या तो कंप्लीट कर चुके हैं या अभी अंडर ग्रेजुएट हैं। और जैसा आपका क्वेश्चन था कि डॉक्टर से टीचर का कैसे सफ़र रहा, तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरा ग्रेजुएशन बीकानेर कॉलेज से कंप्लीट हुआ है। ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद में मेरे पास बहुत सारे ऑप्शंस थे, लेकिन मैंने टीचिंग को एज अ प्रोफेशन चूज़ किया। इसके मेरे मुख्य 2 रीज़न्स हैं। उनमें पहला रीज़न है कि टीचिंग में मेरा इंटरेस्ट था और टीचिंग इंटरेस्ट को प्रोवोक करने का काम मेरे जूनियर्स एज वेल एज क्लासमेट्स ने किया, क्योंकि ग्रेजुएशन के टाइम पे जब मैं कोई टॉपिक उन्हें समझाता था तो मुझे ये कंक्लूजन मिलता था कि मेरा जो वे ऑफ एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छा है। तो अगर मैं एज अ टीचर करियर ऑप्ट करता हूँ तो मैं अपने पोटेंशियल को हाईएस्ट लेवल पे लेके जा सकता हूँ। तो इस व्यू ने मेरे टीचिंग इंटरेस्ट को पोटेंशिएट किया। और दूसरा जो इसका प्रमुख कारण रहा वो है सोशल इन्फ्लुएंस, क्योंकि मेरा ये मानना है कि एक सिंगल डॉक्टर एक लिमिटेड लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है, बट अगर हम एक मास नंबर में हज़ारों की संख्या में डॉक्टर्स प्रोड्यूस करें तो सोसाइटी के एक बड़े लेवल को वो इन्फ्लुएंस कर सकता है। सर नीट क्लियर करने के लिए वैसे तो हर सब्जेक्ट की अपना अपना महत्व माना जाता है, लेकिन जूलॉजी एक बड़ा रोल प्ले करता है। जो बच्चे मैट्रिक्स नीट डिवीजन में आने वाले हैं, आप ये कैसे इंश्योर करेंगे कि जूलॉजी उनको समझ में आएगी और अच्छे से वो जूलॉजी को बहुत आसानी से पार कर पाएंगे? बिल्कुल सर। तो देखिए सर, जूलॉजी एक बायोलॉजी का पार्ट है, और अगर अभी हम करंट नीट के पैटर्न की बात करें तो बायोलॉजी एनसीईआरटी बेस्ड रहता है। अब अगर हम एनसीईआरटी की बात करें तो एनसीईआरटी हर बच्चे के पास अवेलेबल होती है, लेकिन हर बच्चे का सिलेक्शन नहीं होता। उसका मेन ये कारण है क्योंकि एनसीईआरटी एक मेरे अकॉर्डिंग ग्रंथ है। उसमें डिफरेंट डिफरेंट जो साइंटिस्ट हैं, रिसर्चर्स हैं, उनकी पूरी लाइफ की जो जर्नी है, उन्होंने जो रिसर्चेस की हैं, वो एनसीईआरटी के एक एक लाइन्स में इंक्लूड की हुई है। तो नीट एस्पिरेंट की एवरेज एज 16 टू 18 ईयर होती है, और इस लेवल पे एनसीईआरटी के हर लाइन को समझना एक डिफिकल्ट टास्क होता है। तो बच्चा उसको रटने की कोशिश करता है, और जब उन क्वेश्चंस को एप्लीकेशन बेस्ड फॉर्म में नीट एग्जाम में पूछा जाता है तो तब बच्चा कंफ्यूज होकर उन क्वेश्चन को नेगेटिव मार्किंग करता है, और उनका ये क्वेश्चन गलत हो जाता है। इस वजह से बच्चे का सिलेक्शन नहीं हो पाता। तो हम हमारी टीचिंग में ये इंश्योर करते हैं कि एनसीईआरटी की वो हर एक लाइन समझाएं। बेटर तरीके से समझाने के लिए हम जूलॉजी में उसका एक वर्ड पिक्चर तैयार करते हैं, ताकि वो जो कॉन्सेप्ट्स हैं बच्चे की परमानेंट मेमोरी में एस्टेब्लिश हो जाए। इसके लिए हम इसे रियल लाइफ के एग्जाम्पल्स के साथ जोड़ने का भी ट्राई करते हैं। जैसे मैं एक एग्जाम्पल देता हूँ कि एक पुरानी कहावत है, जब हमें कुछ याद नहीं आ रहा होता तो हम ये बोलते हैं कि हमें हमारे दिमाग के घोड़े दौड़ाने चाहिए। तो एक्चुअल में मैं ये बताना चाहता हूँ, हमारे ब्रेन में एक ऐसा घोड़े की शक्ल का एक ऑर्गन प्रेजेंट होता है जिसे हम हिप्पोकैम्पस कहते हैं, और अगर हम उसे ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिवेट करें तो वो शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म मेमोरी में कन्वर्ट करने का काम करता है। तो हम कुछ ऐसे ही एग्जाम्पल्स देके जूलॉजी पढ़ाते हैं ताकि बच्चा सब्जेक्ट से कनेक्टेड फील करे और उनके कॉन्सेप्ट्स और बेटर वे में क्लियर हो पाए। सर आपने अपनी टीचिंग में तो ये तय कर लिया कि बच्चे को रियल टाइम एग्जांपल्स दिए जाएंगे, उसको कुछ ऐसी उदाहरण दिए जाएंगे जो उसके आम जीवन में है। लेकिन सर जूलॉजी भी एक बड़ा वास्ट सब्जेक्ट है। बिल्कुल सर। और आपने कहा कि जैसे एनसीईआरटी ग्रंथ है, तो ग्रंथ तो सर ज्ञानी तो बना देगा, लेकिन एग्जाम पास नहीं करा पाएगा। तो जूलॉजी को क्लियर करने के लिए एज ए स्टूडेंट के रूप में
क्या स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए बच्चों को कि वो उसको अपने परिणाम में कन्वर्ट कर पाए, उसके रिजल्ट में कन्वर्ट कर पाए, जो उनका जो नॉलेज है वो रिजल्ट में कन्वर्ट हो जाए? बिल्कुल सर, तो इसके लिए मैं स्टूडेंट्स को एडवाइस करना चाहूँगा कि जब वो अपनी इस नीट की जर्नी को स्टार्ट करे तो पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेशन मेथड को फॉलो करे। इसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। इसका मतलब है कि जब भी कोई चैप्टर स्टार्ट किया जाए तो स्टूडेंट को ये पता होना चाहिए कि उस चैप्टर को पढ़ने का मोटिव क्या है, पर्पस क्या है। सेकेंड, जब उस चैप्टर को पढ़े तो उन कॉन्सेप्ट्स को कैसे हम रियल लाइफ में एप्लीकेशन बेस्ड बना सकते हैं, उनका क्या रियल लाइफ में एप्लीकेशन है उसको समझे। और थर्ड, जब मल्टीपल हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हो जाए तो जैसा मैंने कहा पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेशन, तो उन्हें आपस में कनेक्ट करने का ट्राई करें। अगर इसे हम नीट के पैटर्न से स्टडी करना चाहें तो पिछले साल एक क्वेश्चन पूछा गया था कि अगर एक किडनी फेलियर के पेशेंट में जो हीमोडायलिसिस पे है, डायलिसिस मशीन पे उसे रखा हुआ है, तो उनके ब्लड कैल्शियम लेवल पे क्या इफेक्ट आएगा, इसके अलावा आरबीसी काउंट पे क्या इफेक्ट आएगा। तो देखिए, अगर बच्चा केवल एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ के जाता है, अगर वो उन चीज़ों को हार्मोनल सिस्टम, इसके अलावा कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम से कनेक्ट नहीं करता, तो ऐसे क्वेश्चंस में उसे डिफिकल्टी आती है। तो मैं यही इंश्योर करना चाहूँगा कि जब मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स स्टूडेंट्स के पास हो जाए तो आपस में उन्हें वो रिलेट करना सीखें। तो इस पॉइंट टू पॉइंट आर्टिकुलेशन के लिए बच्चे को सबसे पहले करना चाहिए कि जो भी चैप्टर स्टार्ट होने वाला है उसके लिए एनसीईआरटी को एक रफली रीड करे। उसके बाद टीचर जब उसे पढ़ा रहा है तो अच्छे से लेक्चर को सुने, उस टाइम पे प्रॉपरली नोट्स प्रिपेयर करें और सेम डे आके उन नोट्स को रिवाइज करने के बाद वापस से एनसीईआरटी पढ़े, ताकि एनसीईआरटी से जो उसने प्रीवियस डे कॉन्सेप्ट्स पढ़े हैं वो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्लियर हो जाए। और उसको एंश्योर करने के लिए बच्चे को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी चाहिए। और मॉड्यूल में जो डिफरेंट एक्सरसाइज दिए गए हैं, जो एनसीईआरटी पे बेस्ड क्वेश्चंस उन एक्सरसाइज में डाले गए हैं, उनको करके बच्चा ये एंश्योर कर सकता है कि वो कॉन्सेप्ट्स और टास्क हैं वो इजीली उसके क्लियर हो सके। तो सर, आपकी जो एक ये नेचुरल इंस्टिंक्ट है, नेचुरल आपकी प्रतिभा है पढ़ाने की और इंटरेस्टिंग ढंग से पढ़ाने की, ये प्रतिभा हमारे शेखावटी के बच्चों के भी काम आए और शेखावटी के बच्चों के डॉक्टर बनने के सपने को आगे बढ़ाए। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।